Hello dear student and aspirant. Today we will discuss about the class 11th biology chapters कि कौन कौन से चैप्टर्स है और उनमें हमें क्या पढ़ना होता है. तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड में हमें दो चीज़ें मेजरली पढ़नी होती कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. एंड देन सेकेंड इज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है. देन सेकंड चैप्टर अपना आता है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो पहले हम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं उन्हें पढ़ना होता है. देन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना होता है और फिर उन क्लासेस के बारे में ब्रीफ में पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता. नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में भी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्लांट को डिवाइड यानी प्लांट की अलग अलग कैटेगरीज बनाने के लिए अलग अलग सिस्टम्स दिए गए हैं उनको पढ़ना होता है. और फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं. हम एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक पढ़ते हैं इस चैप्टर में. देन नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में हम एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि कैसे एनिमल्स बने होते हैं. देन सेकंड अपन पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में जो कि सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल तक और नॉन कोऑर्डिनेट से लेकर कोऑर्डिनेट तक होते हैं. देन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सेल द यूनिट. सॉरी ये नहीं, इसके पहले चैप्टर स्टार्ट होता है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर जिन पातों में फ्लावर्स होते हैं यानी एंजियोस्पर्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें लीफ का अरेंजमेंट किस टाइप से है, फ्लावर का अरेंजमेंट किस टाइप से है, स्टेम का किस टाइप की है, उसमें जो रूट्स है उनका अरेंजमेंट किस टाइप से. देन नेक्स्ट चैप्टर हम एंजियोस्पर्म के ही इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. देन अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जिसमें हम एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यू और उनके अरेंजमेंट को पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि किस पार्ट में किस तरह से टिश्यूओं का अरेंजमेंट होता है. देन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें हम सेल की डिस्कवरी पढ़ते हैं पहले. देन प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल और इनके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं. इनके ऑर्गेनेल्स क्या काम करते हैं, किस टाइप से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इनकी डिस्कवरी कब और किसने की, इस टाइप से. देन नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है बायोमोलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब. देन अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होने से पहले तक किन किन स्टेजेस से गुजरती है और दोनों कैसे डिवाइड होती है ये पढ़ते हैं. नेक्स्ट अपना आता है प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में अपना पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हम पढ़ते हैं कि प्लांट कैसे सन एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और सन एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कैसे फूड मटेरियल बनाता है और इसमें जो भी अदर केमिकल प्रोसेस होती है वो भी पढ़ते हैं. और नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है प्लांट रेस्पायरेशन जो इसने सन एनर्जी और CO2 का यूज करके और वाटर का यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल बनाए हैं, जो फूड मटेरियल बनाए हैं, उसका अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में रेस्पायरेशन होगा और फिर उससे एनर्जी बनेगी. ये हम नेक्स्ट चैप्टर यानी प्लांट रेस्पायरेशन में पढ़ते हैं. देन नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम जो पढ़ते हैं वो है ये है कि प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन स्टेजेस से गुजर के होता है और इनको रेगुलेट करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं और किस टाइप के हार्मोन से क्या इफेक्ट पड़ता है इनके ग्रोथ पर. ये अपना प्लांट फिजियोलॉजी होगा. अब एनिमल फिजियोलॉजी आती है. एनिमल फिजियोलॉजी जैसे कि स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी भी ही कहना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन के बारे में पढ़ना होता है.
उसमें सबसे पहला चैप्टर जो अभी है अपने एनसीईआरटी में नीट के लिए वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जिसके द्वारा हम इन्वायरमेंट में अवेलेबल एयर को अपने अंदर फेफड़ों के अंदर लेते हैं, जिसका अपना मुख्य उद्देश्य होता है ऑक्सीजन लेना। क्योंकि इससे पहले एक चैप्टर और आता है जो कि अभी हट चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके द्वारा हम फूड मटेरियल लेते हैं और उस फूड मटेरियल का डाइजेशन करके हम एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स को लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब हो सकते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स आ गए हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स आ गए, और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ गए। अब इन दोनों को नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। इसके द्वारा सेल्स तक पहुंचाया जाता है हमारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स और ऑक्सीजन को, और वहां पर इसका रेस्पायरेशन होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। और इस प्रोसेस के द्वारा कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उसको हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें कि मेजरली किडनी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर, अब एनर्जी हमें पहले मिल गए, एनर्जी का यूज करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें हम मेजरली मसल्स के बारे में पढ़ते हैं एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना सिस्टम आता है, अब ये सारी प्रोसेसेस हो रही है, इनको कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट सिस्टम आता है, जिसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कोड और इनसे रिलेटेड नर्व के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है। और देन नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन करके बोला जाता है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इससे अदर काम को कंट्रोल किया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं होता। इसमें हार्मोन्स आते हैं मेजरली। So thanks for watching video till now.